हेलो, वेलकम फ्रेंड टू योर चैनल प्रैक्टिस विथ मोटिवेशन। मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। ठीक है, तो फ़िलहाल बता देता हूं, अभी तक मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही लेता था। अब से कोशिश करेंगे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस भी लें। और मैं आपको सब, जैसे कि आपने चैनल का नाम देख ही लिया हुआ प्रैक्टिस, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ना प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जल्द से जल्द, कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो जब आप चैनल पे, तो अभी सब लोग नए ही होंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सिंपल सा स्लोगन है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि आप सिर्फ स्टडी में, किसी भी चीज़ में अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप सबके सामने क्या है? वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों का रूप और क्या प्रयोग है? किस किस का? वर्णों का, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का और रूप का क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है, मतलब इन शब्दों का क्या हो रहा है, इन शब्दों का, इन वाक्यों का रूप, इनका प्रयोग करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है। अब भाषा के नियम, किसी भी भाषा के नियम याद रखना, उसकी व्याकरण में आते हैं। ठीक है, अच्छा, व्याकरण में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने बता ही दिया कि व्याकरण ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु जी को, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी को, अंबिका दत्त व्यास जी को और राहुल नंद साक्यानंद जी को। तो सिंपल सा इसका आंसर है आचार्य किशोरी नंद वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज? सब सही आंसर होगा आपका मंत्रिमंडल। कभी भी मंत्रिमंडल में बड़ी मंत्री नहीं, छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। साप्ताहिक, वीणा, बाष्प और सिंदूर। पढ़ने में ही साफ आ गया है, साप्ताहिक नहीं होता, कभी भी क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? वायुशका, हुताशन, विभावसु और विपद का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? विपद का। वायु सखा क्यों नहीं है? क्योंकि आग है ना, वायु के साथ मिलकर बढ़ जाती है, तो ये तो उसका सखा हो गया, तो उसका दोस्त तो है, तो उसका पर्यायवाची तो है ही। हुताशन, आहूत चढ़ाते हैं हम, आहूत, बबूत, जो सब कार से होते हैं, आग के ही होते हैं। विभावशु, ये भी आपका आग का है, पर विपद का, जिसका कोई पथ नहीं है, विपद का कोई पथ नहीं है, तो आग का ये थोड़ी ना कोई कनेक्ट होगा विपद का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विपद का, डी वाला। चलिए, निम्नलिखित में से इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना और स्पृहा। क्या नहीं है? यातना, क्योंकि यातना आपके मन से होती है। देखिए, इच्छा, लिप्सा होती है, कामना होती है, स्पृहा होती है, चाह होती है, हैं, ये सारे आपके क्या होती है? ये सारे क्या है? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। पर यातना जो है, यातना आपकी इच्छा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बताइए? विशेषण के होते हैं आपके 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं विशेषण के 4 प्रकार? तो पहले तो एक तो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, फिर उसके बाद होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद होता है परिमाणवाचक विशेषण और उसके बाद होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 आपके विशेषण के प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3, 4, 5, 6। तो सही आंसर होगा आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। हो गए 6। ठीक है,
ये सारे याद ही करना है, रटो चाहे गाओ, पर याद तो करना ही है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से, अब उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं शब्दों के? 4। उत्पत्ति कैसे कैसे हुई शब्दों की? एक तो देखो संस्कृत शब्दों से, तो जो कौन से हो गए आपके? तत्सम। एक हो गए हिंदी के शब्दों से, वो कौन से हो गए आपके? तद्भव। एक खुद के शब्दों से जो हमने घर पे ही बनाए हमारे देश में, ठीक है, तो वो हो गए आपके देशज। और एक और हो गए आपके विदेशज, जो विदेशी से अपन लिए हैं। तो ये 4 तरीके के शब्द बने। तो ये 4 तरीके के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हुए? 4। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए? संज्ञा के होते हैं 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ये संज्ञा के जो भेद हैं ये अर्थ के आधार पर है या व्युत्पत्ति के आधार पर? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो विकारी और अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? याद रखना, संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है, संज्ञा नहीं बताना। ठीक है, तो कृपा भाववाचक, ये तो होगा नहीं। जाति नहीं होती, क्योंकि क्या कैसे का आंसर ऐसे थोड़ी है। नमक, ये तो खुद एक संज्ञा है। मैंने क्या बोला? संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है। तो देखिए, अब आता है कुलीन। कुल क्या हो गई? इसकी संज्ञा। ठीक है, कुल क्या हुई? इसकी संज्ञा। और क्या कुल से क्या बन रहा है आपका? कुलीन। तो ये क्या होगा? इसका विशेषण। कुलीन बता रहा है, तो ये क्या होगा? इसका विशेषण। यथा समय में समास है, बताइए? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो यहाँ हुआ आपका अव्ययीभाव समास। पता हुआ यथा, आवत, प्रति, तथा, अब, एक, एक, है ना? तो ये सारों में कौन से समास होते हैं? यथा, बहुत अव्ययीभाव समास। ठीक है। प्रत्येक में समास कौन सा हुआ? अभी हाल ही बताया है, जल्दी बताइए। द्वंद्व, दिगु, अव्ययी, कर्मधारय। ठीक है, अव्ययी समास, क्योंकि ये प्रत्येक क्या होगा? प्रति प्लस एक। तो ये प्रति अभी हाल बताया, जिसमें जोड़ेगा उसमें क्या होगा? अव्ययीभाव समास। चलिए, तरंगा में समास बताइए। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। अभी हाल आप लोग लगा दोगे सर इनमें से कोई नहीं, पर गलत। तिरंगा में आपका समास होगा बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि है ना, जरूरी नहीं है कि जब है ना 3 रंग ही हो तो द्विगु समास ही हो। मतलब संख्या है तो जरूरी नहीं द्विगु समास है। अगर वो किसी और चीज को डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास भी होगा। तो जैसे तिरंगा, अब हमारे भारत के झंडे को बताता है तिरंगा, 3 रंगों वाला, सबसे प्यारा भारत हमारा, कि झंडा 3 रंगों का ही तो है। तो बस बहुब्रीहि समास हो गया ना, एक डेफिनेट चीज को बता रहा है। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? किस कारक की? जब कभी भी याद रखिए, कोई चीज किसी चीज से, कोई वस्तु किसी वस्तु से दूर होगी, हमेशा अपादान होगा। ठीक है, तो अपादान कारक। अब पेड़ के पत्ते ऊपर डालिए, उससे फल गिरेगा तो नीचे आएगा, तो वो उससे दूर हो गया, तो अपादान कारक हो गया। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है बताइए? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी विभक्ति होगी कौन सी? कर्म कारक। बच्चे को सुलाया, किसको? बच्चे को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की गए, अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण हे हर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कर्म को। ठीक है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका और अध्यापिकी। ठीक है, सही बताया, अध्यापिका। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आने ही चाहिए। ता का दंत उच्चारण स्थान क्या है? त्रा। बोल के देखिए, त्रा। जीभ कहाँ टकरा रही है? तालू में। खत्म आंसर, क्वेश्चन ही खत्म। तालू आंसर हो ही जाएगा आपका। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। ऊ। बोल के देखा, ओष्ठ से आ रहा है। ओष्ठ से कैसे आ रहा है? ओष्ठ से आ रहा है, इसलिए ओष्ठ आंसर। नहीं आ रहा तो एक और चीज ऐसा बनता है ऊ, इसको उल्टा कर दिया,
उल्टा कर दिए मैंने, और ये इसके लगा दिए, और ये बन गए ओंठ, ये बन गए आपके ओंठ, और ओंठ से क्या आ रहा है, ऊष्ट। ठीक है, तो ऊट ऊट बन गया आपका ऊ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा, लगाइए। समधन चाय, समधन उत्तधन आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। अभी हाल ही सबने लगा दिए होगा समधन उच्चय, भाई ये गलत है। समधन उत्तधन आय ये सही है, क्योंकि ता प्लस आ मिलके ही चा बनाएंगे। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है, बताइए। राहुल साक्यानंद की, पंडित कामता प्रसाद गुरु की, बाबू रामचरण सिंह आर्य की, और किशोरीदास वाजपेयी की। किसकी कृति है, तो ये आपकी किशोरीदास वाजपेयी जी की कृति है। ठीक है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता, वाक्य का अंश नहीं बन जाता, तब तक वह शब्द रहता है, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं आप संयुक्त वाक्य। वाक्य इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, पूरा वाक्य नहीं बना है, एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नहीं अभी हाल लिखो को सर आपने गलत बता दिया। विभक्ति शब्द को क्या कहते हैं, पद, वाक्य, प्रतिशब्द और शब्द। तो विभक्ति युक्त शब्द को आप पद कहते हैं। ठीक है, कितने पदों में बटी हुई है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जो संधि विच्छेद होगा वो हमेशा है ना समान शब्दों के बीच में ही होगा। जैसे मतलब जो दोनों साइड जो शब्द होंगे प्लस के दोनों साइड, वो अर्थपूर्ण शब्द ही होंगे। तो सूर्य ये कोई शब्द नहीं होता, सूर्य नहीं होता। हाँ, सूर्य ये हमने पढ़ा है और उदय भी पढ़ा है। ठीक है, ये सूर्य भी पढ़ा है और उदय भी पढ़ा है, तो सही है, सूर्योदय हमारा सही संधि विच्छेद होगा, सी आंसर। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। और जैसा कि आपको पता है ये पहली क्लास है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसी वजह से नहीं रखे हैं कि बस थोड़े थोड़े करके अभी आपके सामने ले जाऊँगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर और जितना लाइक करेंगे, मेरी गारंटी है मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाऊँगा। और कोशिश तो यही करेंगे कि इतना ज़्यादा हाई और इतना ज़्यादा लो से पढ़ के चले ना कि एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।